जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मास्त्र 2.0, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। कल मैंने कोशिका का आधा पढ़ा था, तो आगे की कोशिका हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो कोशिका के पार्ट 2 में क्या है, सेल ऑर्गन्स के अंदर अंदर क्या क्या होता है। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, सेल होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ये कोशिका के अंदर अंदर होते हैं। तो मान लीजिए ये कोशिका बनी हुई है, तो ये बाहरी झिल्ली मैंने कल भी आपको समझाया था। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में हो जाएगा। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कोशिका झिल्ली होती है। तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली बनी हुई है। उसके नीचे ये जो आपको सांप जैसे दिख रहे हैं इस तरफ और इस तरफ, तो ये क्या है, रक्त यार है। ये कैसी रक्त यार है, ये एक चिकनी रक्त यार है जिसमें क्या दाने दाने नहीं होते हैं। ये खुदरी, देखो रेड रेड मैंने बना रखा है, ये है खुदरी रक्त यार, ठीक है। तो इसको रक्त यार भी बोलते हैं और खुदरी यार भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, चिकनी यार। इसके बाद क्या कहते हैं, जो इसमें चिकनी वाले में होते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका से होती है। जो चिकनी चिकनी होती है इसको क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। इसके बाद ये देखिएगा सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है। जैसा कि सभी में बनाया हुआ सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है। उसके बाद ये देखो, ये क्या होता है, दो मैंने एड जैसे बनाया हुआ, इसको क्या बोलते हैं, तारक का है, जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसके बाद ये मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये नीचे होता है, ओवल जैसा साइज में होता है, इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम सर्कल जैसा ये मैंने बना रखा है, लाइसोसोम। अब ये देखो केले के आकार का मैंने लंबा लंबा बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, गाल्जी का है, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है, एक कोशिका के अंदर ये सेल के अंदर ये होता है। अब आगे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तारक क्या क्या होता है, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी का, लाइसोसोम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, अभी जीव विज्ञान का अंदर कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम करते हैं कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, पादप एवं जंतु में दोनों में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। अब कोशिका झिल्ली का नेक्स्ट पॉइंट है अर्धपारगम झिल्ली। एक ऐसी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली है, चयनात्मक झिल्ली भी इसको कहते हैं। चयनित पदार्थ को ही कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है। तो कैसे पदार्थों को, जिसका चयन होता है उसी को कोशिका के अंदर ये प्रवेश करने देती है। इसका निर्माण देखो, निर्माण प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बना होता है। तो ये कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं उसके बाद, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नेक्स्ट नेम क्या है, जिसको सूत्रकणिका हिंदी में बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रखिएगा कि इंग्लिश में ही आता है। तो सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया एक ही बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिका का शक्त गृह कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कोशिका का शक्त गृह किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्त गृह कहते हैं, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये कैसी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। तो इसमें कैसी झिल्ली होती है, दो झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होती है, इसमें दो झिल्लियाँ बनी होती है। तो कैसी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। अब दोहरी झिल्ली वाले कैसे याद रखेंगे, दोहरी झिल्ली वाले जो होते हैं सेल वो कौन कौन से होते हैं। तो दोहरी झिल्ली वाले सेल हम एक नाम से याद रखेंगे, माहेक। माँ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, दोहरी झिल्ली से बना होता है। हरित लवक, हाँ मतलब हरित लवक दोहरी झिल्ली से बना होता है, का मतलब केंद्रक। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक कैसे बने होते हैं, दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। क्वेश्चन आता है कि दोहरी झिल्ली से कौन कौन बने होते हैं, इनमें से दोहरी झिल्ली से कौन नहीं बना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक दोहरी झिल्ली से बने होते हैं, इसको याद रखिएगा। एनर्जी, एनर्जी एटीपी के रूप में संचित होती है। एनर्जी कहाँ पर संचित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। और किसके रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ऊर्जा की मुद्रा किसको कहा जाता है, एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ये हमारे पीडीएफ नोट जिसको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस के नाम से आप सर्च करिएगा, इसी पर, तो आपको ये टेलीग्राम पर हमारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखो एक माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, इसमें उंगली नुमा ये अंदर जो
ये बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या हुआ है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उंगली नुमा संरचना के अंदर, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। खोज किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो खोज किसने की थी, अंडमान ने। और नाम किसने दिया, तो बेंटा थे। तो बेंटा नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दिया था, नाम दिया था। और एक ऐसी संरचना होती, मैंने अभी हाल ही बताया है कि उंगली नुमा संरचना होती है। तो कैसी, देखो उंगली नुमा बाहर बाहर निकला हुआ, तो कैसी संरचना है, उंगली नुमा संरचना होती है। एक ग्लूकोज अणु से 36 एटीपी अणु बनते हैं। तो एक ग्लूकोज जो होता है इसमें कितने अणु बनते हैं, 36 अणु बनते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा इधर ही बनती है, इसी के द्वारा ही ऊर्जा बनती है। अब श्वसन क्रिया कैसे होती है उसके बारे में हम जान करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो श्वसन कैसे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही श्वसन होती है कि ऊर्जा यहीं पर संग्रहित होती है। 6C6H12O6 प्लस 6CO2। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। तो एनर्जी के कितने अणु होते हैं, एनर्जी के 36 ATP। ये देखो एनर्जी के बन गए। तो मैंने अभी बताया था एक ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं, 36 ATP होते हैं, ठीक है। तो 36 ATP इधर से टूट गए, और 6H2O जल का होता है, तो H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। तो ग्लूकोज से देखो C6H12O6 से 6CO2, तो 6CO2 अलग निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और 36 ATP में ये टूट गया। इसको क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया बोलते हैं। तो श्वसन क्रिया कैसे होती है, श्वसन क्रिया का सूत्र ये होता है, ऐसे ऐसे रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया में जटिल अणु, जो जटिल अणु होते हैं, कोटालिक रिएक्शन होता है। तो जटिल अणु में कौन सा रिएक्शन होता है, कोटालिक रिएक्शन होता है। उससे क्या होते हैं, सरल अणु टूटकर बन जाते हैं। तो जटिल अणु से यदि सरल अणु बनेंगे तो किसमें होंगे, श्वसन क्रिया में। उसको क्या कहते हैं, कोटालिक रिएक्शन, ठीक है। अब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पौधों में होता है, ठीक है। इसे सूर्य का होना अनिवार्य होता है, जिसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, तो CO2 प्लस H2O, और सूर्य का होना बहुत ही जरूरी है। तो बगैर सूर्य के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। फिर क्या बना, C6H12O6 प्लस O2, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O उल्टा, देखो क्या हुआ, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकल गया। ये कैसी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये कहाँ पर होती है, पादपों में होती है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, श्वसन में जटिल से सरल बनते थे, इसमें क्या, सरल अणु से जटिल अणु बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सरल अणु से जटिल अणु बनेंगे तो एनाबोलिक रिएक्शन, और जटिल अणु से सरल अणु बनेंगे तो क्या बोलेंगे, कोटालिक रिएक्शन कहते हैं। इसी के द्वारा पादप भोजन निर्माण करते हैं। तो पादप कैसे, पौधे कैसे भोजन निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे भोजन निर्माण करते हैं। अब नोट में मैंने दिया हुआ, श्वसन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रकाश संश्लेषण। श्वसन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिफरेंस क्या क्या होता है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में डिफरेंस देख लिए क्या क्या अंतर होता है। तो श्वसन में, श्वसन कहाँ कहाँ होता है, जंतु पादप में सजीव जो होते हैं उसमें क्या होता है, श्वसन होता है। जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, केवल पादपों में होता है, जंतु में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। श्वसन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। पादप में किसमें, हरित लवक में। ये हरित लवक के थ्रू क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जो इसमें रिएक्शन होता है श्वसन में, उसको क्या कहते हैं, कैटाबोलिक कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जो रिएक्शन होता है उसको एनाबोलिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, जटिल अणु से सरल अणु बनते हैं, इसमें सरल अणु से जटिल अणु बनते हैं। O2 ग्रहण करता है और CO2 एग्जिट होती है। तो CO2 किसमें एग्जिट होती है, श्वसन में, और O2 ग्रहण होती है। यदि आपको PDF नोट्स ये चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्या है, PDF नोट्स ये सेम मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है, पादप श्वसन के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो पादप श्वसन के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें ऑप्शन होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO और N2, ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है श्वसन क्रिया के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, ठीक है।
एक नोट मैंने दिया हुआ है और ये फिगर बनाया हुआ है। ये किसका फिगर है? माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। ये उंगली नुमा संरचना है, ये किसका फिगर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बाहरी झिल्ली को यदि हटा दिया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है, यदि बाहरी झिल्ली, इस झिल्ली को हटा दिया जाए, ये झिल्ली जो रेड वाली बार बार है, तो बची जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो बची हुई माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या कहते हैं? तो माइकोप्लास्ट कहते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की यदि बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो होता है भाग, उसको क्या कहते हैं? तो माइकोप्लास्ट कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स क्या होता है, पहले जानते हैं लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने इसकी खोज की थी। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आत्मघाती की थैली कौन होती है? लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। सुसाइडियल बैग या एटम बॉम्ब भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुसाइडियल बॉम्ब भी कहते हैं और एटम बॉम्ब भी कहते हैं। क्षतिग्रस्त कोशिका को पाचन करता है। तो ये कैसी कोशिकाओं का पाचन कर देता है? मतलब हटा देता है। जो कोशिकाएं खराब हो जाती हैं यानी नष्ट होने लगती है, उनको क्या कहता है? इसका पाचन कर लेता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कोशिका का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स को कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है और इसको आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। पाचन के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो इसमें पाचन के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं अंतःप्रदेव जालिका। इंपॉर्टेंट है अंतःप्रदेव जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका नाम। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःप्रदेवी जालिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक जालिका है, इसके अंदर ये सर्कल बना रहा है। इसमें क्या है? दो दो मैंने पहले बताया होती है। ये दो दो क्या है? दो टाइप की होती है। अंतःप्रदेवी जालिका दो टाइप की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। तो दो टाइप की होती है। परिवहन अंग की तरह काम करता है। तो किसकी तरह काम करता है? परिवहन अंग की तरह काम करता है। और खोज इसकी किसने की थी? पोर्टर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंतःप्रदेवी जालिका की खोज की थी। अब देखो, मैंने अभी बताया था खुदरी अंतःप्रदेवी जालिका होती है और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका होती है। तो खुदरी में क्या क्या होता है? इसमें राइसोसोम होता है। खुदरी अंतःप्रदेवी जालिका होती है, उसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है। और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ पर राइबोसोम होता है वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। तो राइबोसोम जहाँ होता है वहाँ पर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये देखिए, चिकनी जो प्रदेवी जालिका है उधर क्या होता है? राइबोसोम अनुपस्थित होता है, मतलब राइबोसोम नहीं होता है। तो वहाँ पर चर्बी और वसा का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर राइबोसोम्स होता है वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, और जहाँ पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है वहाँ पर चर्बी का निर्माण होता है। ये हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम्स क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। ये क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी। इसका नाम क्या था? पैलेट। यहाँ पर क्या होता है? अभी मेरे जहाँ पर राइबोसोम्स होता है वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कैसा होता है? झिल्ली रहित होता है, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। क्वेश्चन आता है राइबोसोम से कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो दो झिल्लियों का नाम दिया होता है, फिर दिया होता है झिल्ली रहित। तो कैसा होता है? इसमें झिल्ली पाई ही नहीं जाती है। और कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सबसे छोटा कोशिकांग है। खोज इसकी पैलेट ने की थी। प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर होता है और ये झिल्ली रहित होता है, तथा कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। नोट: कोशिका केंद्रक के आधार पर दो टाइप की होती है। तो कोशिका कितने टाइप की होती है? केंद्रक के आधार पर दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकेरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होती है केंद्रक विहीन होता है, और यूकेरियोटिक जो होती है वो कैसा होता है? केंद्रक रहित होता है। तो यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? 70S राइबोसोम्स होता है। तो कैसे राइबोसोम्स होता है? 70S राइबोसोम्स होता है। इसमें 80S राइबोसोम्स होता है। तो हमें केंद्रिक पाया जाता है, ये कहाँ? पादप में पाया जाता है, ये क्या? जंतु में पाया जाता है। तो हम किस में आते हैं? 80S राइबोसोम्स में आते हैं, यूकेरियोटिक में हम लोग आते हैं। गाल्जी क्या होता है? तो गाल्जी की खोज किसने की थी? फेमलो गाल्जी ने की थी। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था? गाल्जी पड़ा था। पादप में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। तो इसको गाल्जिकाय को जो पौधों में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। और गाल्जिकाय किसमें? जंतु में गाल्जिकाय के नाम से जाना जाता है।
मुख्य श्रवण अंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य श्रवण होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, मुख्य श्रवण अंग कहते हैं, क्योंकि ये बाहर निकालने का काम करता है। ये अंग क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद तारक का है। तारक क्या क्या होता है, सेंट्रोसोम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। खोज बाबेरी ने की थी। तारक काय की खोज किसने की थी, बाबेरी ने की थी। केवल जंतु कोशिका में मिलता है। तो तारक काय किस में पाया जाता है, केवल जंतु में पाया जाता है। तारक काय पौधों में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, तारक काय केवल जंतु में पाया जाता है और पौधों में नहीं पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, आकार इसका बेलनाकार होता है। मैंने अभी फिगर में दिखाया था आपको कि इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है। कार्य क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। ये कार्य कैसा करता है, कोशिका विभाजन का ये कार्य करता है। ठीक है। तो इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तारक काय का आकार देखो, ये बेलनाकार आकार है। ठीक है। ये ऐसे ऐसे एक बेलनाकार बनेगा, तो ये बेलनाकार आकार का होता है तारक काय। ठीक है। तो तारक काय के खोज किसने की थी, बाबेरी ने की थी। केवल जंतु कोशिका में मिलता है। आकार इसका बेलनाकार होता है और कार्य कैसा होता है, कोशिका का विभाजन ये करता है। हमारा जंतु कोशिका कंप्लीट हो गया, हम पादप कोशिका की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज डे नंबर 4 था, हम पादप कोशिका की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो कल से पादप कोशिका भी कल से पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। आज थोड़ा पादप कोशिका के बारे में जान लें। तो पादप कोशिका क्या होता है, तो जो पादपों में कोशिकाएं पाई जाती है उसको पादप कोशिका कहते हैं। इसमें लवक होते हैं। तो लवक कौन कौन से होते हैं, एक तो वर्णी लवक होते हैं, एक अवर्णी लवक होते हैं। तो जो लवक होते हैं एक ल्यूकोप्लास्ट, पहले अवर्णी लवक के बारे में बात करते हैं जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है। अवर्णी लवक में ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। अब फूड स्टोर क्या होता है उसके बारे में, फूड स्टोर लवक जो होता है ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जैसे गेहूं में स्टोर होता है, गेहूं के दाने को जब तोड़ेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। ठीक है। तो क्या होता है, इसमें खाद्य पदार्थ का स्टोर होता है। किसका स्टोर होता है, जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य पदार्थ होता है उसका स्टोर हो जाता है, उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसी को फूड स्टोर लवक कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। तो पौधों में जो स्टोर होता है फूड लवक, उसको क्या कहते हैं, तो स्टार्च के रूप में, माड़ के रूप में ये क्या होता है, माड़ के रूप में पादप में ये फूड स्टोर होता है। और जंतु में किसके रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पादप में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च माड़ के रूप में होता है और जंतु में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन रूप के रूप में होता है। तो ये हमारा अवर्णी लवक से इतना ही पूछा जाएगा। जिसका कोई रंग नहीं होता उसको अवर्णी लवक कहा जाता है। अब वर्णी लवक की तरफ बढ़ेंगे तो हरित लवक पहले आएगा। ठीक है। हरित लवक को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। हरित लवक पर्णरहित होता है और इसमें कैसी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। मैंने पहले ही बताया था कि हरित लवक जो होता है उसमें कैसी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है। हरित लवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पौधे क्या है, भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ भोजन का निर्माण यहीं होता है। तो पौधों का भोजन का निर्माण कहाँ होता है, हरित लवक में होता है। और जंतु का कहाँ होता है, मैंने अभी बताया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का निर्माण होता है जंतु का, और जिसको श्वसन कहते हैं। और भोजन का निर्माण पौधों में कहाँ होता है, हरित लवक में होता है, जिसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें सूर्य का होना अनिवार्य होता है। वर्णी लवक, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। अभी एक पॉइंट और छूट गया, धातु इसमें मिलती है। तो कौन सी धातु मिलती है जब हरित लवक में, तो मैग्नीशियम धातु मिलती है, जिसको Mg कहते हैं। Mg रासायनिक सूत्र इसका क्या है, Mg है। वर्णी लवक बहुत सारे रंग जिसमें मिलते हैं उसको वर्णी लवक कहते हैं। जैसे इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो वर्णी लवक के कारण होता है। ठीक। तो कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है जिससे टमाटर का रंग लाल होता है, तो लाइकोपिन के कारण इसका रंग लाल होता है। तो गाजर का रंग लाल किसको होता है, बी कैरोटीन वर्णी लवक के कारण गाजर का रंग लाल होता है। पीलिया, जो हमारे शरीर में पीलिया हो जाती है बच्चों में, पीले पीले हाथ होते हैं जब वो बच्चा पैदा होता है, तो उसका पीला रंग किसके कारण होता है, ब्लू रब, खून का रंग जो होता है ब्लू रब। तो ब्लू रब के कारण क्या होता है, वो एक वर्णी लवक होता है, उसके कारण हमारा रंग शरीर पीला हो जाता है। पीलिया किस कारण को होता है, ब्लू रब के कारण। मूत्र में जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। मूत्र हमारा देखा होगा गर्मियों में ज़्यादातर पीला पीला आने लगता है, तो किस कारण से पीला हो जाता है, यूरोक्रोम वर्णक उसमें बढ़ जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मिर्च में लाल जो रंग होता है वो किस कारण से होता है, कैप्स नीथन से। तो इसमें कौन सा
वर्णी लवक पाया जाता है। कैप्स नीथन वर्णी लवक पाया जाता है जिसमें मिर्च का रंग लाल होता है। तो वर्णी लवक पादप और अवर्णी लवक के बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि जीव विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, एक प्रकार से जीएस का पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो वही पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते रहते हैं। अब रिक्तिका, रिक्तिका क्या होती है, जिसको वैकूल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में रसधानी कहते हैं। ये पादप में पाया जाता है, केवल किसमें, पौधों में पाया जाता है। आकार इसका कैसा होता है, बड़ा आकार होता है, ये ऐसे ऐसे होती है, और जो अंदर होती है, बाहर होती है, बाहर को क्या कहते हैं, रिक्तिका। तो बाहर वाले को क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक जल भरा रहता है, तो तरल पदार्थ भरा रहता है, और इसमें क्या लेयर होती है, एक दूसरी क्या होती है, लेयर बनी होती है। ऊपरी जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आज हमने पादप शुरू कर दिया है। अब कल ये पादप ये कंप्लीट हो जाएगा 5वीं क्लास में। जैसे जैसे सर आगे पढ़ाएंगे वैसे हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे और आपकी क्लास आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम डिस्कस करें तो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन क्लास ब्रह्मास्त्र 2.0 जीके और जीएस का, ठीक है। हमारे पीडीएफ नोट जो सेम सर पढ़ाते हैं उन्हीं का हम हैंड रिटन लिखते हैं। ये पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको एग्जाम के लिए लगता है कि सहायक सिद्ध होंगे, तो इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।